सैलरी के हमने कुछ एक दो सवाल अटेम्प्ट कर लिए हैं, बाकी आई थिंक आप कर सकते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 43, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एक अच्छा सवाल है। मिस्टर कतील, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ QE. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम records of QE फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2022। नाउ अब ये प्योरली इनकम फ्रॉम बिजनेस की सिनेरियो है, ठीक है जी। और इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो सिनेरियो है उसमें फिर सारे जो हमने सेक्शंस पढ़े हुए हैं और रूल्स पढ़े हुए हैं बिजनेस के इनकम को वर्कआउट करने के लिए, वो हमने इस्तेमाल करने हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं एक दफ़ा। रिक्वायर्ड आपसे ये कर रहा है सवाल में कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट द टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल और रिफंडेबल टू QE फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपने। अच्छा, इसमें देखें इस सवाल के अंदर एक चीज़ उसने नहीं बताई हुई। थोड़ा सा हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि बिज़नेस का सवाल हमने पहले क्लास में नहीं किया, आप में से कुछ लोग वैसे खुद से तो अटैम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन क्लास में ये फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा है। ऐसे ही है। अच्छा देखें, बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा किस मेथड पे हम कैलकुलेट करते हैं, जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। सो वो IAS और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS, इसके मुताबिक वो वर्कआउट किया जाता है। और यूजुअली उसमें क्या होता है कि आपके सेल्स लिखे होते हैं, जिसमें से आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इससे आप वर्कआउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से फिर आप माइनस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल चार्जेस भी हो सकते हैं, जो आप माइनस करते हैं। और फिर एक फिगर वर्कआउट होती है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी। और इसको ये चूंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट है तो फिर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह दिया जाता है। इसमें अगर कोई अदर इनकम हो तो उसको ऐड कर देते हैं। नाउ अब ये जो आपने प्रॉफिट वर्कआउट किया है, ये कौन से रूल्स को फॉलो करके किया है, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स थे, ठीक है। लेकिन अब टैक्स पर्पसेस के लिए आपके पास हेड ऑफ इनकम है बिजनेस का। तो बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में आपने ये अमाउंट स्ट्रेट तो ज़ाहिर नहीं लेके आनी, क्योंकि इसके ऊपर रूल्स कौन से लगे हैं सारे के सारे अकाउंटिंग वाले। सो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब इस बिजनेस इनकम में कौन सा फिगर लेकर आना है, ये कैलकुलेट करने के आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है जी। रास्ता नंबर एक ये है कि जितनी फिगर्स यहाँ पे दी हुई हैं जो कि डेरिवेटिव नहीं है, मिसाल के तौर पे सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एक डेरिवेटिव फिगर है, यानी दो फिगर से डिराइव हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल चार्जेस, इन सारे आइटम्स के ऊपर बारी बारी कौन से रूल्स अप्लाई करो टैक्स के, और एक टैक्स पर्पसेस के लिए एक इनकम स्टेटमेंट बना दो। यानी कि सेल्स अलहदा से वर्कआउट करें कि जो भी टैक्सेबल हैं, तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्कआउट करें, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर्कआउट करें, फिर फाइनेंशियल चार्जेस वर्कआउट करें, और फिर एक टैक्स पर्पसेस के लिए आप इनकम वर्कआउट कर लें, जो कि फिर आपके सारे हेड्स ऑफ इनकम में जाके जमा हो जाएंगे, ठीक है। तरीका नंबर एक तरीका ये हो सकता है। और इसके साथ ही एक और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर दें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और इसमें प्लस माइनस करते जाएं जो चीज़ें आप समझते हैं अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स लॉ को एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर एक इनकम वर्कआउट कर लें। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि इन दोनों मेथड से जो आंसर आना चाहिए वो आपस में बराबर, ठीक है। सो प्रिंसिपल सेम ही यूज होंगे कि किस फिगर को अकाउंटिंग एक्सेप्ट करती है और किस को टैक्स लॉ एक्सेप्ट करता है, वो प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे, लेकिन आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली जो मेथड फॉलो किया जाता है आमतौर पे वो कौन से वाला होता है, सेकंड मेथड, कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर से स्टार्ट करो और फिर उसके बाद वर्कआउट करते जाओ जो भी उसका टैक्स लॉस के मुताबिक फिगर बनता है।
ना ये जो कतील वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें ये मैंने दोनों मेथड से किया हुआ है, ठीक है। दोनों मेथड से किया हुआ है ताकि आपको एक कंफर्ट आ जाए कि ये मतलब किस मेथड में क्या होता है। सो इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे का सारा अकाउंटिंग वाला ही फिगर लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें इस फिगर्स में और यहाँ पे जो फिगर लिखी है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। सो जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक 2809,297, तो वही हमने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया 2809,297, वही सारी अकाउंटिंग की फिगर्स लिख ली अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक फिगर को चेक करना शुरू किया कि अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, जो ठीक नहीं है उसमें जो भी अमेंडमेंट्स थी वो कर दें, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमने ये वर्कआउट कर लिया ये टैक्स लॉज के मुताबिक जो भी इसका प्रॉफिट बनता है, ठीक है जी। और दूसरा मेथड क्या है कि आप स्टार्ट किस फिगर से करो, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर है आप इसी फिगर से स्टार्ट करें, इस फिगर से, और फिर इसमें वो सारी एडजस्टमेंट्स आप करते जाएं, वो सारी एडजस्टमेंट्स आप करते जाएं जो आपने यहाँ पे की हुई थी, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट होना चाहिए यहाँ पे और जो एंड रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे, वो दोनों के दोनों फिगर्स क्या होने चाहिए, आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आपको, दोनों मेथड्स किस किस तरह के फॉलो किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा सवाल के अंदर एग्जामिनर खुद से कह देता है कि योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस फिगर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करो। तो जब एग्जामिनर खुद से कह दे तो फिर आपने कौन से वाला मेथड फॉलो करना होगा, डेफिनेटली ये वाला मेथड कि जिसके अंदर आपने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट यहाँ से करनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर से, ठीक है। इस सवाल के अंदर चूंकि एग्जामिनर ने ये लिबर्टी दी हुई थी इसलिए मैंने इसको दोनों मेथड से सॉल्व किया हुआ है। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ है जो टैक्स लॉ एक्सेप्ट नहीं करता और जो एक्सेप्ट नहीं करता उसकी एडजस्टमेंट बनाते जाएंगे। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज अबाउट कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि ये किस फिगर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। सो अकाउंटिंग की जो फिगर है वो कौन सी, अकाउंटिंग की वैल्यू क्या दी हुई है 26,155,000। सो ये फिगर मैंने खुद नहीं बनाई बल्कि कहाँ से ली है, ये देखें ये 26,155,000 ये कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि एक वर्किंग बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की। सो ये हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की एक वर्किंग बना देंगे और उसको स्टार्ट किससे करेंगे, जो भी अकाउंटिंग की वैल्यू दी हुई है, और देखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन सवाल में दी हुई है वो हमें एक्सेप्टेबल है टैक्स लॉज के मुताबिक या नहीं। पहला इन्फॉर्मेशन है ₹45,000 पेड एज फाइन फॉर वायलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ ये फाइन और पेनल्टी की बात हो रही है और फाइन और पेनल्टी के लिए हमने जो कानून पढ़ा हुआ है बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में, वो क्या पढ़ा हुआ है कि वायलेशन ऑफ लॉ अगर होगी तो जो भी फाइन और पेनल्टी है वो हमें डिडक्शन के तौर पे अलाउड नहीं है। तो ये देखें पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ। अब यहाँ पे आपने किसी लॉ को तो वायलेट नहीं किया बल्कि कस्टमर के साथ किए हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर दिया, तो वो लॉ वायलेट नहीं हो रहा। तो ये जो फाइन और पेनल्टी आपने पे किया है ये तो बिल्कुल ठीक है, ये लॉ टैक्स लॉ भी इसको एक्सपेंस मानता है, ठीक है। सो अगर इसको एक्सपेंस मानता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही शामिल है तो इसकी मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, नो। सो इसलिए फाइन नॉट वायलेशन ऑफ लॉ चूंकि है इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूँगा, ठीक हो गया इस इंफॉर्मेशन की। लेकिन आपने ये लिख के, अगर एडजस्टमेंट नहीं करनी तो लिख कर आपने आगे ज़ीरो लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसने इस इंफॉर्मेशन को कंसिडर भी किया है और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं ली। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1.9 मिलियन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स। अब अकाउंटिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो टैक्स लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, सो इसलिए अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखी हुई है तो उसको फ़ौरन क्या कर देना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देना चाहिए। सो अकाउंटिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो हम कॉस्ट ऑफ सेल के फिगर में से माइनस कर देते हैं और हम जो टैक्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअली यहाँ पे हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। उसके बाद बारी आ गई जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें ऊपर लिखे हुए, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए 4.5 मिलियन के। सो अगेन जो आपकी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फिगर है ये लिखा हुआ है, सो हम इसकी एक अलहदा से एक वर्किंग बना लेते हैं।
ठीक है। और स्टार्ट किससे करेंगे? 4.5 मिलियन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी वर्किंग को। और यहाँ पे हमने लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और साथ में ये 4.5 मिलियन। अब इंफॉर्मेशन देखते जाते हैं सवाल की, वो क्या है, और फिर उसकी एडजस्टमेंट्स बनाते जाएंगे। पहला इंफॉर्मेशन है 4,50,000 पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर 15 ईयर्स। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपने लिया और 4.5 लाख का, और इसको आपने, ये लाइसेंस कितने अरसे के लिए है? 15 ईयर्स के लिए। तो कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ हमने डिस्कस की हुई है इससे मुतालिक? इंटेंजिबल्स में हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज और बेनिफिट फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। तो ये किसके डेफिनेशन में शामिल है? इंटेंजिबल। तो इसका मतलब ये तो एक्चुअली एक इंटेंजिबल है जिसको क्या करना पड़ेगा? एमोर्टाइज करना पड़ेगा। इस पूरे के पूरे को मैं एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो चूंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ये एक्सपेंस ऐड हुआ है, तो मैं इस एक्सपेंस को यहाँ पे क्या कर देता हूँ? रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस को एक्सपेंस में से माइनस कर देता हूँ, और फिर इसकी एक एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करके उसको एक्सपेंस बना लेता हूँ। सो एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या था जी? कि आपने जो भी ईयर ऑफ एक्विजिशन है उसमें नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे करना है। नंबर ऑफ डेज की बेसिस, अब आपको नंबर ऑफ डेज सवाल में बताए हुए हैं कि किस डेट को आपने ये खर्चा किया, नहीं बताया हुआ, तो फिर इसका मतलब ये अगर ना बताया हुआ हो तो फिर यही एज्यूम करेंगे कि पूरे साल की एमोर्टाइजेशन आप बनाएंगे। सो इस 4,50,000 की एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे कि इसको डिवाइड कर दोगे 15 से। तो अगर 15 से डिवाइड करो ज़रा कैलकुलेटर वाले सारे लोग, तो क्या बन जाता है? 30,000। तो 30,000 एक्चुअली एक्सपेंस होना चाहिए। तो ये एमोर्टाइजेशन का यहाँ पे एक्सपेंस मैं लिख देता हूँ 30,000। ये 30,000 का एक्सपेंस मैंने इन एक्सपेंसेस के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है जी, समझ आ रही? उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है व्हीकल टैक्स पेड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपने कि टैक्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स अगर आपने अदा किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कौन सा टैक्स होता है? वो विथहोल्डिंग टैक्स होता है या फिर एडवांस टैक्स होता है। इसके अलावा कोई टैक्स है, टोकन टैक्स पे कर दिया आपने, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया, तो टैक्स तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपने कोई भी इनकम टैक्स जो जिसका के नाम विथहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स होगा, उसकी प्लेसमेंट हमें पता है कि वो कहाँ पे हमने इस्तेमाल करना होता है। वो हम जिस वक्त ये यहाँ पे विथहोल्डिंग टैक्स यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर ये यहाँ पे माइनस होना है तो पीछे कहीं एक्सपेंस नहीं बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल में इंफॉर्मेशन है वो क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा टैक्स है? ये व्हीकल टैक्स है। ये विथहोल्डिंग टैक्स या एडवांस टैक्स नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो वाला टैक्स नहीं है जिसको मैं यहाँ पे लिखा करता हूँ। ठीक है। तो इसलिए ये जो टैक्स है ये मुझे एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा टैक्स नहीं है जो मेरे प्रॉफिट्स या इनकम्स के ऊपर लगता हो। ये तो व्हीकल के ऊपर कोई टैक्स है। ठीक है। सो हमें जो टैक्सेस माइनस करने की, एक्सपेंस आउट करने से मना किया हुआ है टैक्स लॉ ने, वो कौन सा टैक्स मना किया हुआ है? वो आप डिडक्शंस नॉट अलाउड में जाके देखना। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कोई भी सेस रेट टैक्स ऑन प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। सो कोई प्रॉफिट्स के ऊपर अगर कोई टैक्स है तो वो एक्सपेंस आउट नहीं हो सकता। तो क्या नतीजा निकाला हमने यहाँ से कि ये 55,000 को क्या करेंगे? एक्सपेंस मानेंगे। और अगर एक्सपेंस मानेंगे, ये किस में लिखा हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो इसका मतलब हम अगर इसको एक्सपेंस मान रहे हैं तो इसकी व्हीकल टैक्स की कोई एडजस्टमेंट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं 0 लिख दूंगा सामने कि मुझे कोई एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ₹2 लाख पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू के इलेक्ट्रिक फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एट फैक्ट्री। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने पीटीसीएल से लैंडलाइन लगवाना है या जैसे ये बिजली का मीटर लगवाना है, तो आपसे कुछ पैसे लेकर रख लेंगे बस। ठीक है। वो रिफंडेबल होते हैं लेकिन या एडजस्टेबल होते हैं। तो ये आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस नहीं होता। ये आपके लिए क्या होता है? एक एसेट होता है कि आपने एडवांस पेमेंट की हुई है।
तो ये तो वैसे ही ना इसको अकाउंटिंग एक्सपेंस मानता है ना टैक्स लॉ किसी इस ऐसे आइटम को एक्सपेंस मानता है, तो इसलिए ये 2 लाख रुपए जो आपने एक्सपेंस के तौर पे लिखा हुआ है कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, इस 2 लाख को मैं एक्सपेंस नहीं मानूंगा, ठीक है। और अगर मैं एक्सपेंस नहीं मानता इसको, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, एक्सपेंस की फिगर में से के इलेक्ट्रिक का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको एक्सपेंसेस में से मुझे माइनस कर देना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा, ये एक्सपेंस में से, एक्सपेंस की फिगर में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद ₹3 लाख कलेक्टेड बाय के इलेक्ट्रिक एज एडवांस टैक्स थ्रू मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये कौन से वाला टैक्स है, ये विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, ये वो चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये जो के इलेक्ट्रिक ने लिया, कितने पैसे लिए, 3 लाख रुपए। ये जो 3 लाख है इसको मुझे एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे क्या करना चाहिए इसको, तो मैं इसको एक्सपेंस आउट नहीं करूंगा, एक्सपेंसेस में से निकाल दूंगा 3 लाख को। और साथ ही एक और वर्किंग नोट बना लें ताकि ये चीज़ें आपको भूल ना जाएं। कौन सा वर्किंग नोट, एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स का, और उसमें साथ ही जाकर ये फिगर लिख दो, ये 3 लाख रुपए है जो मैंने, जब मेरी विद होल्डिंग टैक्सेस, जब मैं सवाल कंप्लीट करने लगूंगा तो फिर ये विद होल्डिंग टैक्सेस एडजस्ट कर दूंगा। कैश डोनेशन टू पुअर फैमिलीज अमाउंटिंग टू ₹64,600 and donation of ₹2 million paid through check to ED Foundation which is listed in 13th schedule। डोनेशन के बारे में सीधा सीधा कानून ये है कि ये एक्सपेंस तो नहीं होता बिजनेस का, लेकिन इसका आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये करें, इन दोनों डोनेशंस को एक्सपेंस ट्रीट ना करें, 64,600 और 20 लाख। सो हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है उसमें से मैं डोनेशन टू फैमिलीज 64,600 निकाल देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, और डोनेशन टू ईदी 20 लाख ये भी निकाल देता हूँ। अब इसमें से जो फैमिलीज वाला डोनेशन है उसका तो टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता हमें, ये तो पता है ना सबको। ये देखो टैक्स क्रेडिट्स में जा रहा हूँ मैं, टैक्स क्रेडिट्स पार्ट 10 चैप्टर 3, और इसमें चैरिटेबल डोनेशंस। तो इसमें तो सिर्फ ये वाले इंस्टीट्यूशन है ना जिनकी यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, एंटिटीज मेंशन्ड इन 13th स्केड्यूल, इनका बेसिकली क्या मिलता है आपको, टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वैल्यू सी बनानी पड़ती है जो कि अमाउंट ऑफ डोनेशन को कंपेयर करते हैं आप किससे, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ। तो मैं ये वाला काम अपना जल्दी से एक वर्किंग बना देता हूँ और उसमें ये चीज़ें लिख लेता हूँ ताकि ये मुझे कहीं भूल ना जाए। सो आई विल मेक अ वर्किंग फॉर टैक्स क्रेडिट्स। सो टैक्स क्रेडिट्स की एक वर्किंग नई बना देंगे आप, नए पेज पे जाके ही, मैंने अलहदा पेजेस पे इसलिए लिखा है ताकि आप जो अकल वाले हैं वो इसमें से सबक हासिल करें। सो 13th स्केड्यूल, इसका 20 लाख रुपए का डोनेशन है, इसको मैंने कंपेयर करना है किससे, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम से, लेकिन टैक्सेबल इनकम अभी वर्कआउट नहीं हुई भी, ठीक है। तो इसलिए अभी ये फिगर मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ तक वर्किंग बनाकर छोड़ दूंगा, पेज को खाली छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद अपना बाकी सवाल कंप्लीट करने लग जाऊंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज पेनल्टी ऑफ ₹25,000 imposed by Commissioner Inland Revenue for late filing of annual return। सो एनुअल रिटर्न टाइम पे जमा ना कराना ये वायलेशन ऑफ लॉ है, तो इसलिए ये जो 25,000 रुपए का एक्सपेंस है ये मुझे अलाउड नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैं बना रहा हूं उसमें से ये जो 25,000 रुपए हैं इसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। सो ये जो पेनल्टी है ये एक्सपेंस ट्रीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वायलेशन ऑफ लॉ भी जुड़ी हुई है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 1,28,000 इनकर्ड ऑन अराइवल ऑफ फॉरेन कस्टमर्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। एंटरटेनमेंट के लिए जो हमारा असूल है वो जरा एक दफा देख लेते हैं कि उसमें क्या बेसिक चीजें हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस मुझे अलाउड है वैसे, हाँ अलाउड है। सो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउड है, बस वो रूल 10 के मुताबिक होना चाहिए और वो इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस पर्पसेस के लिए होना चाहिए। उसकी कोई फिगर, वैल्यू या कोई और कंडीशन नहीं बताई गई। सो अब यहाँ पे आप एक एजम्पशन स्पेसिफाई कर देंगे कि ये इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि ये देखें एंटरटेनमेंट मीन्स मील्स, रिफ्रेशमेंट, रीजनेबल लेजर फैसिलिटी इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशंस ऑफ बिजनेस एंड सब्जेक्ट टू ओवरऑल नॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो मैं ये इसमें हमेशा आपने यही अज्यूम करना है, अनटिल अनलेस के नॉर्म्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक ना हो और एग्जामिनर कह रहा हो, तो अदरवाइज आप क्या अज्यूम करेंगे कि ये इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, इसलिए 1,28,000 आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस अलाउड होगा। और अगर ये एक्सपेंस अलाउड है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी कोई भी एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है भाई, समझ आ रही सबको? उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है जी? अदर इनकम। अदर इनकम आ गई। अदर इनकम मेरे इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कहीं शामिल हुई भी थी? देख लेते हैं जरा। हाँ, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अदर इनकम बिल्कुल जमा हुई भी है। तो इसका मतलब ये है, नतीजा क्या निकला इससे कि ये जो मैंने पीछे अभी, अब हम किस फिगर की बात करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं अदर इनकम की। ये मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जमा हुई है। तो इसको भी मुझे एक अलग वर्किंग बनानी चाहिए। स्टार्ट किस फिगर से करूंगा? 5 मिलियन से, जो अकाउंटिंग की फिगर है। सो अदर इनकम की एक वर्किंग बना लेते हैं और देखते हैं कि टैक्स लॉ में कौन कौन सी अदर इनकम मुझे कबूल है और कौन सी इनकम कबूल नहीं है। सो अदर इनकम और ये 5 मिलियन, ये दोनों गिवन इंफॉर्मेशन है और इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब पहली चीज़ क्या लिखी है जी? डिविडेंड। आ गया वही मुसीबत। सो डिविडेंड का एक दफ़ा रिवाइज करो कि काम क्या करना होता है। जैसे ही सवाल में डिविडेंड नज़र आएगा आपको, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिविडेंड का जो टैक्स रिजीम है वो कौन से वाला है? सेपरेट टैक्सेशन। और इसमें मुझे एक ग्रॉस का फिगर चाहिए, एक मुझे टैक्स इम्पोज्ड का फिगर चाहिए और एक मुझे विदहोल्डिंग टैक्स का फिगर चाहिए। अगर ये सारे के सारे रेट्स जो हैं वो ग्रॉस फिगर पे ही अप्लाई होते हैं, और अगर मुझे विदहोल्डिंग दिया हुआ और इम्पोज का रेट नहीं बताया हुआ, तो मैं इन दोनों फिगर्स को एक ही फिगर ट्रीट कर लूँगा। और इसमें क्या होती है कॉम्प्लिकेशन कि डिविडेंड के साथ एक और आइटम भी होता है और वो क्या होता है? ज़कात। और अगर ज़कात है तो उसको मैं सेपरेट टैक्सेशन की बजाय अपने नॉर्मल टैक्स रिजीम में क्या बनाऊंगा? डिडक्टेबल अलाउंस बनाऊंगा ज़कात। ठीक है? सो डन, फिनिश्ड। डिविडेंड आपने किल कर दिया। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस टेम्पलेट में फीड कर लें। डिविडेंड ऑफ 5,80,000 रिसीव फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज, द अमाउंट इज नेट ऑफ इनकम टैक्स एंड एट द रेट ऑफ 15% एंड ज़कात 1 लाख। कोई बड़ा मसला नहीं है। 5,80,000 में जमा कर दें ज़कात, और जो हमारा क्या तरीका था हमारे पास? 15/85 करके उसका वो टैक्स वर्कआउट कर लें अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। सो हम ये काम कर लेते हैं। अब लेकिन एक चीज पहले समझो यहाँ पे कि डिविडेंड कहाँ पे ऐड हुआ है? अदर इनकम। अदर इनकम किस इनकम में है? बिजनेस इनकम में है। लेकिन मैंने टैक्स लॉ के मुताबिक इसका हेड ऑफ इनकम भी तो चेंज करना है। हेड ऑफ इनकम बिजनेस इनकम नहीं है। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले तो इसको मैं ये करता हूँ, सबसे पहले बंदोबस्त इसका ये करेंगे कि इसको, ये जो अदर इनकम की फिगर लिखी है इसमें से तो निकाले ना, यहां से तो इसको निकालें। ठीक है? सो इसको मैं लेकर जाऊंगा किधर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखूंगा, लेकिन टैक्सेबल इनकम बनाते हुए किसी हेड ऑफ इनकम में शामिल नहीं करूंगा। तो ये 5,80,000 नेट फिगर है, इसमें ऐड करेंगे ज़कात और फिर उसके ऊपर 15/85 करके टैक्स वर्कआउट करेंगे और एक ग्रॉस डिविडेंड की फिगर वर्कआउट कर लेंगे। सो ये हमने कल भी डिस्कस की थी चीज़। सो जिस वक्त आपने ये चीज़ें वर्कआउट कर ली, तो अब ये ज़कात की डेस्टिनेशन किधर है? नॉर्मल टैक्स रिजीम में डिडक्टेबल अलाउंस। ग्रॉस फिगर की डेस्टिनेशन किधर है? इस फिगर की डेस्टिनेशन का है सेपरेट टैक्सेशन में ग्रॉस फिगर आ जाएगी। सो मैं अगर ये 3 फिगर्स जल्दी से लोकेट कर लूँ अपने आंसर में, ताकि मुझे बाद में इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। सो ये 8 लाख की ग्रॉस फिगर जो मैंने फाइनल टैक्स रिजीम सेपरेट टैक्सेशन में लिखी, इसका जो रेट ऑफ टैक्स है मुझे अगर दिया हुआ है तो मैंने वो लिख दिया और विद होल्डिंग टैक्स बना दिया। तो डिविडेंड की टैक्सेशन तो ये कंप्लीट हो गई। अब पीछे रह गया ज़कात, तो वो मैंने कहाँ पे लिखना होगा? डिडक्टेबल अलाउंस। और ये 1 लाख रुपया ये मैंने जाके वर्किंग 6 के अंदर एक अलग से वर्किंग बना देंगे, ताकि ये आप भूल ना जाएं कि मैंने ये ज़कात 1 लाख रुपया ये हो गया जी डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है? सो डिविडेंड हमने समझ लिया सारे का सारा। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन सवाल में क्या है जी? कैपिटल गेन्स ऑफ 12 लाख फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शेयर्स वर रिक्वायर्ड ऑन 1 अगस्त 2016। कैपिटल गेन्स हैं, तो पहली चीज तो ये किस में शामिल हुए हुए? अदर इनकम। तो यहां से तो निकालें और कैपिटल गेन्स के हेड ऑफ इनकम में लेकर जाएं। सो पहला काम तो ये करते हैं। सो सबसे पहले तो हम अदर इनकम जो हमने लिखी हुई थी उस फिगर को ठीक करते हैं ना। सो अदर इनकम का वर्किंग नोट कौन सा था? ये था। सो यहाँ पे नहीं, ये तो अदर सोर्सेज है ना पीछे। हाँ ये। सो ये जो अदर इनकम मैंने लिखी हुई थी, इसमें से सबसे पहले कैपिटल गेन्स जो भी थे 12 लाख रुपए के, 12 लाख ही दिए हमें सवाल में। हाँ ये फिगर दी हुई है।
तो 12 लाख रुपए यहां से तो निकालो और एक और हेड ऑफ इनकम बना लो, कौन सा, कैपिटल गेन्स का, क्योंकि टैक्स लॉ के मुताबिक तो ये कहलाता हेड ऑफ इनकम है। और ये 12 लाख रुपए आ गए। अब ये जो 12 लाख रुपए हैं ये शेयर है प्राइवेट कंपनी के, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को हम क्या करते हैं। सो ये हमारा एक डिसीजन ट्री था, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। स्टॉक इन ट्रेड डेप्सिबल एसेट नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर्सनल यूज वाली भी नहीं है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है प्राइवेट कंपनी का शेयर, नहीं आता, तो इसका मतलब किधर फॉल करेगा, अदर्स में। और अगर अदर्स में फॉल करता है तो इसके ऊपर मुझे गेन हुआ है, तो फिर मैं साथ में देखूंगा होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है या नहीं। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, यस, तो 3/4 टैक्सेबल होगा। तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आपने 2016 में एक्वायर किया था इसको, तो अगर ज़ाहिर 2022 है तो 1 साल से ज्यादा ही होल्डिंग पीरियड, तो 3/4 टैक्सेबल करना है इसमें। सो हम इसका 75% वो 3/4 ही बनता है। सो ये हम 9 लाख रुपए कैपिटल गेंस का फिगर बनाएंगे और इसको अपनी ये जो हमारी मेन कैलकुलेशन होगी उसमें ये 9 लाख रुपए हम लिख देंगे कैपिटल गेंस के। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। अगला इंफॉर्मेशन देखें क्या है सवाल में। On 30 June 2022, leased machinery was transferred to Katil on maturity of lease. The leasing company was asked to adjust the amount of security deposit against the residual value of rupees 1 lakh. The date of commencement of lease was so and so. Lease rental paid during the year so and so. On date of maturity, accounting written down value, market value of machinery, blah blah blah. अच्छा, अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन को हजम करने से पहले जरा एक दफा रिवाइज करते हैं, लीज के साथ सलूक क्या करना है हमने। सो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लीज का जब भी सिनेरियो आपको आएगा तो इसमें जो ये वाला सिनेरियो है ये आपको न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिनेरियोज ही कंपनी के बनते हैं और कंपनी का टैक्सेशन नहीं है आपके सिलेबस में। तो इसका मतलब आपको अगर जो सिचुएशन आएगी वो कौन सी आएगी कि जिसने कोई एसेट लीज पर लिया हुआ है फ्रॉम द लेजर, राइट। नाउ एसेट जब आप लीज पर ले लेते हैं तो आप क्या करते हैं, अकाउंटिंग की दुनिया में आप उसको एसेट लिखते हैं, किसकी किताब में, इसकी किताब में, ठीक है जी। अकाउंटिंग की दुनिया में आप ऐसा करते हैं। और अगर वो 100 रुपए का एसेट है तो एसेट डेबिट कर लेते हैं और एक लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नजर आती है 100 रुपए से, उसका नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बेसिक समझ रहे हैं टैक्स को समझने के लिए। और फिर इसी एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन भी वर्कआउट करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट भी करते हैं, लेट्स से 10 रुपए से। फिर आप जब लीज की इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो फिर आप क्या काम करते हैं, आप सबसे पहले तो कैश क्रेडिट करते हैं। तो फर्ज करें कि आपने 20 रुपए का कैश क्रेडिट किया और आप डेबिट किसको करते हैं, इस लाइबिलिटी को। लेट्स से 15 रुपए से आपने लाइबिलिटी को डेबिट कर देना है। सो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी को डेबिट कर देता हूँ 15 रुपए से, और इंटरेस्ट भी तो होता है इसमें, इंटरेस्ट, सूद। सो 5 रुपए फर्ज कर लो वो इंटरेस्ट होगा। ये काम अकाउंटिंग की दुनिया में हो रहा है, ठीक है। और टैक्स लॉ की दुनिया में क्या होता है, इससे डिफरेंट है बात। टैक्स लॉ की दुनिया में ये होता है कि पहली चीज़ तो ये कि हम इस एसेट को एसेट ही नहीं मानते। हम एसेट किसका मानते हैं, लेजर का। अगर नहीं मानते तो इसका मतलब हम डेप्रिसिएशन भी नहीं मानते, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं हम इस पूरे के पूरे को एक्सपेंस मानते हैं। यानी कि टैक्स लॉ पूरे के पूरे 20 को क्या मानता है, एक्सपेंस। ये टैक्स का और अकाउंटिंग का डिफरेंस है, ठीक है। सो ये आपको लिखा हुआ कहाँ मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, आपने इधर चल जाना है इसमें बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में, और यहाँ पे हमने एक आइटम पढ़ा था, कौन से वाला, ये प्रॉफिट ऑन डेट फाइनेंशियल कॉस्ट लीज पेमेंट। इसमें जो लीज रेंटल्स है उसको कहा हुआ है कि ये क्या है, फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस। लीज रेंटल पूरे का पूरा आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है, तो ये हम इसको एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है। और एसेट और डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लेते, उसकी वजह ये है कि बिजनेस के ही हेड ऑफ इनकम में हमने एक आइटम पढ़ा हुआ था लीजिंग बिजनेस, और इसमें हमने कहा था कि एसेट शैल बी ट्रीटेड एज यूज इन द बिजनेस ऑफ लेजर, ठीक है। सो ये इन प्रिंसिपल्स को जब मिला के पढ़ते हैं तो नतीजा ये बनता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये तो होगी पहली बात कि जिस वक्त वो एसेट लीज पर है, जिस वक्त वो लीज कंप्लीट हो जाएगी,
कंप्लीशन ऑफ लीज पे क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ लीज, कंप्लीशन ऑफ लीज पे अब हम सिर्फ किसकी बात करने लगे हैं? इसकी, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ लीज पे अकाउंटिंग की दुनिया में क्या होता है कि वो एसेट तो ऑलरेडी आपकी किताब में ही आता है ना, ये एसेट तो आपकी किताब में ही है। तो बस सिर्फ होता ही है कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं और जाके गाड़ी अपने नाम या मशीन अपने नाम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मजीद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की जरूरत पेश नहीं आती, राइट। लेकिन टैक्स लॉ की दुनिया में क्या हो रहा है कि अब एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है। अब बिजनेस जब लीज कंप्लीट हो रही है तब एसेट आपके पास एक्चुअली अब तो आपका ओन्ड एसेट हो गया ना, अब तो आपका ओन्ड एसेट हो गया। तो इसलिए एसेट को लिखा जाता है उसकी कॉस्ट से और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की जाती है। डेप्रिसिएशन कौन सी वाली? जो भी टैक्स लॉज के मुताबिक है, ठीक है। नाउ जो एसेट है उसकी अब कॉस्ट क्या होगी, उसकी कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए अब यहां पे देखो एक चीज लिखी हुई है, ऑन कंप्लीशन ऑफ लीज टर्म क्या होगा? एसेट शैल बी ट्रीटेड, एसेट शैल बी ट्रांसफर्ड टू लेजी and treated as disposed of by the leasing company and consideration received shall be residual value received by the leasing company. Now जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होती है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसको रेजिडुअल, इसका नाम क्या होता है? रेजिडुअल वैल्यू। आखिरी जो किस्त आप अदा करते हैं जिसके बाद आपका खाता क्लियर हो जाता है लीजिंग कंपनी के पास, उसका नाम रेजिडुअल वैल्यू होता है। इसको बार्गेन प्राइस भी कहते हैं बाज लीज एग्रीमेंट्स में। सो ये जो एसेट टैक्स लॉ के मुताबिक अब ट्रांसफर हुआ है, इसकी यहां पे जो कॉस्ट बनेगी वो क्या बनेगी? ये। और यहां पे जो लेजर है उसके लिए, जो जिसने लीज पे दिया हुआ था उसके लिए जो कंसिडरेशन बनेगी वो क्या बनेगी? ये वैल्यू, ठीक है। तो जब आपके पास कॉस्ट वर्कआउट हो गई तो फिर आप डेप्रिसिएशन भी उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, ठीक है। ये बात अब आपको थ्योरेटिकली पिक्चर क्लियर हो गई है। अब हम जरा न्यूमेरिकल के डाटा पे आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल का डाटा क्या बता रहा है आपको कि ऑन 30 जून 2022 मेरे टैक्स ईयर में फॉल करता है या नहीं? पहली चीज, यस, 30 जून को मेरा साल खत्म हो रहा है और 30 जून मेरे टैक्स ईयर में शामिल है ये वाला दिन। लीज मशीनरी वॉज ट्रांसफर टू कतील ऑन मेच्योरिटी ऑफ लीज, साल के आखिरी दिन आपको ये एसेट ट्रांसफर हो गया। द लीजिंग, इसका मतलब ये है कि अब आप के साल में कंप्लीशन ऑफ लीज भी हुआ है और ये वाले काम भी हो रहे थे, दोनों काम हो रहे थे, ठीक हो गया। द लीजिंग कंपनी वॉज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1 लाख। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वॉज 1 जुलाई 2017। अब इसने बहाने से आपको क्या चीज बता दी है? रेजिडुअल वैल्यू। और रेजिडुअल वैल्यू को हम क्या कहते हैं कि ये क्या होगा कि जो रेजिडुअल वैल्यू है वो एक्चुअली यहाँ पे एसेट की कॉस्ट बनेगी। तो इसका मतलब अब एक काम तो मैंने ये करना है कि इस मशीनरी को अपने बिजनेस में लाना है और उसकी कॉस्ट मैं कितनी लिखूंगा? 1 लाख। 1 लाख से ये एसेट मेरे पास आ गया। तो अगर एसेट मेरे पास आ गया तो इसका मतलब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगी मुझे। तो हम सबसे पहले एक वर्किंग बना लेते हैं और हम इसको लिख लेते हैं अपने पास। ये जी लीज मशीनरी एक्वायर्ड, इसकी कॉस्ट मैंने लिख दी 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जैसे ही एसेट आया उसकी डेप्रिसिएशन का मामला शुरू हो गया। डेप्रिसिएशन का मामला शुरू हो गया तो फौरन देखना पड़ेगा एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं, देखना पड़ेगा ना। तो देखते हैं, जब बताएं, अब आप लोग बताएंगे। अब तो आप समझदार हो गए, पढ़े लिखे समझदार। हाँ जी, एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है कि नहीं मशीनरी? डेप्रिसिएबल एसेट, हाँ डेप्रिसिएबल तो है क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा यूजफुल लाइफ है, इसकी वैल्यू कम होती है। डेप्सिएबल एसेट तो है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी ये नहीं है। प्लांट मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, यस। ड्यूरिंग द लीज टर्म तो आपके पास यूज हो रहा था, पाकिस्तान में यूज हो रहा था आपके पास। तो इसका मतलब ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट की नेगेटिव लिस्ट में मौजूद है। इसका मतलब एलिजिबल डेप्सिबल एसेट ये नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब एलिजिबल डेप्सिबल एसेट के ऊपर तो ना हो गई। तो इसका मतलब मैंने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना, मैंने सिर्फ इसके ऊपर बनाना है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाने के लिए अगेन एक मसला है। वो क्या मसला है
कि क्या 50% रूल अप्लाई करना है या नहीं करना, ये भी एक मसला है ना हमारे लिए। तो वो मसले का हल भी देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है जी, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। लेकिन अगर एसेट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हो रहा हो आफ्टर 1 जुलाई 2020, तो क्या ऐसा है कि फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है? नहीं, वो तो पहले से यूज हो रहा था ना। ठीक है, तो अगर पहले से यूज हो रहा था तो इसका मतलब मैंने 50% रूल अप्लाई नहीं करना। तो इसका मतलब सिर्फ जो डेप्रिसिएशन मैं बनाऊंगा वो कितनी बनाऊंगा, 15%, जो कि रेट आपको गिवन होगा, इस कॉस्ट के ऊपर ये डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लेंगे। डन जी, वी आर ऑन सेम पेज। डेप्रिसिएशन, ये लीज एसेट क्लियर हो गया। और देखें इन्फॉर्मेशन क्या है सवाल में, लीज रेंटल्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,70,000। ये लीज रेंटल जो मैंने पे किया है, ये मुझे टैक्स लॉ क्या कहते हैं कि एक्सपेंस के तौर पे अलाउड है। तो ये तो मैं एक्सपेंस लिख लेता हूं ना, लीज रेंटल, क्योंकि अकाउंटिंग में तो ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं था। तो ये मैंने क्या किया जी, मैंने बड़ी अक्लमंदी का सबूत देते हुए लीज रेंटल ये चूंकि फाइनेंशियल चार्जेस में होगा, अच्छा हाँ ठीक है, लीज रेंटल ऑन मशीनरी, और मशीनरी जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। ये कैसे पता चला कॉस्ट ऑफ सेल्स में है? ये ऊपर देखें जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट। वैसे भी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन और उससे मुतल्लिक खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स का आइटम होते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग आइटम। तो ये जो लीज रेंटल है इसको मैं 2,70,000, इसको तो एक्सपेंस लिख लेता हूँ, एक्सपेंस जमा कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और आइटम क्या है जी मेरे पास यहाँ सवाल में लीज से मुतल्लिक, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी द अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी वाज सो एंड सो। इस इंफॉर्मेशन का मेरे क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अ वेयर हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एट कॉस्ट। अच्छा, इसमें देखें एक और चीज़, वो ये कि जब हमने ये लीज वाला सिनेरियो हम इसकी थियोरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ अकाउंटिंग के अंदर एक एक्सपेंस होता है, कौन सा, ये इंटरेस्ट का, ठीक है, जबकि यहाँ पे एक्सपेंस कितना हो जाता है, पूरे का पूरा 20। जब मैं लीज रेंटल को एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ तो फिर ये जो इंटरेस्ट है, ये जो अकाउंटिंग में मैंने एक्सपेंस लिखा हुआ, ये एक्सपेंस मुझे रिवर्स कर देना चाहिए ना, ठीक है। सो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये टैक्स लॉ के मुताबिक एक्सपेंस नहीं है, अकाउंटिंग के मुताबिक एक्सपेंस है। तो फाइनेंशियल चार्जेस में, फाइनेंशियल चार्जेस जो है, अगर हम ऊपर चले जाएं सवाल का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ज्यादा ऊपर चले गए, ये देखें फाइनेंशियल चार्जेस ऑन लीज ऑफ मशीनरी। तो ये क्या मैं एक्सपेंस बना सकता हूँ टैक्स में? नहीं बना सकता, ठीक है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मैंने पूरे का पूरा लीज रेंटल एक्सपेंस आउट कर दिया है। रीजन समझ आ रही है जी सबको? दोज हु आर अवेक उनको समझ आ रही है? सो यहाँ पे जिस वक्त मैं ये अपना बना रहा हूँ फाइनेंशियल चार्जेस, तो फाइनेंशियल चार्जेस अकाउंटिंग में तो है, लेकिन टैक्स पर्पज के लिए कैलकुलेशन बनाते हुए हम इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पूरा लीज रेंटल एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है। ओके जी, और है सवाल में क्या, ड्यूरिंग द ईयर वेयर हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एट कॉस्ट ऑफ 10,40,000, नो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड ऑन इट। तो टैक्स की तो डेप्रिसिएशन वर्कआउट करनी पड़ेगी ना वेयर हाउस पे, तो अकाउंटिंग में तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि उसकी एडजस्टमेंट कोई नहीं करनी है आपने, क्योंकि अकाउंटिंग में आपने उसकी डेप्रिसिएशन बनाई ही नहीं। तो अब टैक्स पर्पजेस के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो वेयर हाउस था 10,40,000, ये इसकी कॉस्ट है, एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं है? लेकिन बिल्डिंग के लिए आपके पास कोई इनिशियल अलाउंस का रेट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इनिशियल अलाउंस होगा 0 और नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगी, और इसके ऊपर 50% रूल भी अप्लाई होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है, तो इसलिए 52,000 इसकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर विदाउट कंसिडरिंग इफेक्ट ऑफ पैरा 4 एंड 5। 4 एंड 5 क्या था?
ये लीज वाला और ये वेयर हाउस वाला, तो वो तो हमने अलहदा से खुद बना ली हुई है। उसके अलावा जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो 15,60,000 है। एडवांस इनकम टैक्स पेड ये आपको पता है कहाँ पे माइनस होता है। ठीक है जी। सो ये आपका सवाल की सारी इंफॉर्मेशन हमने वर्किंग्स में डाल दी। अब वर्किंग्स को एक एक करके क्लोज करेंगे और यहाँ पे फिगर्स फाइनल हो जाएंगी। ये बिजनेस इनकम में चला जाएगा फिगर। सो 40, 77, 600 ये आप अपनी वर्किंग से ले आओगे। उसके बाद आपने यू नो इट के टैक्सेबल इनकम यहाँ पे वर्कआउट हो जाती है। 6 स्लैब नॉन सैलरीड वाला लग जाएगा। टैक्स क्रेडिट कौन सा बन रहा था जी हमारे पास? डोनेशंस का। वैल्यू सी बनी हुई है। अब आप टैक्सेबल इनकम भी आपके पास आ गई है, वैल्यू सी आप बना सकते हैं एंड दैट्स इट। सो ये मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा जी सॉफ्ट फॉर्म में। आस्क योर क्वेश्चन जहाँ पे आपको जो चीज़ समझ ना आई। ठीक है जी।